नमस्कार दोस्तों। पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था कला और स्थापत्य का। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग छठवां पार्ट देखेंगे, भारतीय संगीत कला। ठीक है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, जैसे कुछ दिनों से जो वीडियोज़ हैं वो नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। अब यूट्यूब की कुछ समस्या हो गई है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये आप लोग भी समझ रहे होंगे कि आप लोगों तक प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। बस केवल लाइव क्लास जो होती है, तो अब लाइव का पता नहीं क्या सिस्टम है, तो उन लोगों ने लाइव क्लास की नोटिफिकेशन केवल पहुंचती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों, अब संडे से हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। और हफ्ते में 2 दिन ऐसे होंगे, संडे और बुधवार को। देखते हैं जैसा भी होता है। ठीक है। और अब अच्छे से संडे संडे ऐसे को हम लोग एक एक ऐसे को कंप्लीट किया करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता था। ठीक है। और इसकी पीडीएफ दोस्तों, यह इस चैप्टर में लगभग 15 पेजेस हैं। तो 8-8 पेजेस या 7-8 पेजेस करके हम 2 पार्ट में इस भारतीय संगीत कला के चैप्टर को हम लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उसी में आप लोगों को मिलेगी। जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप 2019 और 20 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों का अलग अलग चल रहा है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल देख सकते हैं, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भारतीय संगीत कला की बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संगीत की उत्पत्ति जो हुई है वो वेदों से हुई है। आप भी जानते हैं जो संगीत से संबंधित जो वेद है वो साम वेद है। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन काल से ही गंधर्व वेद को संगीत का पर्याय माना जाता रहा है। और ऋग्वेद में भी संगीत संबंधी जैसे जो श्रुतियाँ हैं, ठीक है, तो संगीत संबंधी वाद्य यंत्रों का जैसे मृदंग है और वीणा है, डमरू है, इन सारी चीज़ों का हमारे यहाँ ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है। तो आप देख सकते हैं। और इसका सामवेद की रचना का तो मुख्य आधार ही है, जैसे मैंने बताया कि जो सामवेद है उसमें मुख्यतः संगीत से संबंधित है। ठीक है, सामवेद में भी तरह तरह के संगीत वाद्यों का जो वाद्य यंत्र हैं उनका विवरण मिलता है। लगभग 500 ईसा पूर्व के प्रसिद्ध वैयाकरण जो पाणिनि ने अपनी कृति अष्टाध्यायी में संगीत के बारे में सर्वप्रथम उदाहरण दिया था। तो सबसे पहले पाणिनि की कृति है अष्टाध्यायी, तो उसमें संगीत के बारे में उदाहरण दिया गया है। संगीत दर्पण के लेखक हैं पंडित दामोदर। ठीक है, कि इनके मतानुसार संगीत की उत्पत्ति जो हुई है वो ब्रह्मा से हुई है। कहाँ से हुई है? ब्रह्मा से। ठीक है। और पंडित सारंग सारंगत देव जो हैं, इनसे इनकी रचित संगीत रचनाकार के अनुसार गायन, नृत्य एवं वाद्य के संयोग को ही संगीत कहा जाता है। किसका संयोग कहा जाता है? जो गाना गाने वाले, नृत्य मतलब नाचने वाले, और वाद्य यंत्रों के संयोग को ही क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। देखिए, संगीत में जैसे 7 स्वर होते हैं, जैसे षडज हो गया, ऋषभ हो गया, गांधार हो गया, मध्यम हो गया, पंचत हो गया, धैवत हो गया और निषाद हो गया। संक्षेप में इन्हें क्या कहा जाता है? जैसे ये आपका फुल फॉर्म है। ठीक है, और संक्षेप में इसे क्या कहा जाता है? आप लोगों ने सुना भी होगा इन चीज़ों को, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो ये इनको क्या कहा जाता है? इनको सप्तक कहा जाता है। ठीक है, और यह जो हैं 22 श्रुतियों में विभक्त हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ विद्वान जो हैं आदि शंकर को संगीत का सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि जैसे जो कुछ लोग मानते हैं कि आदि देव शंकर जो हैं वो संगीत के सृष्टिकर्ता हैं। ठीक है, तो ये बातें कही जाती हैं। अब देखिए, भारत में संगीत परंपरा की बात करते हैं तो हम लोग प्राचीन काल से देखेंगे, आदिकाल से 800 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखिए, वैदिक काल की बात कर लेते हैं तो इस काल का प्रारंभ ही आदिकाल से 1000 पूर्व तक माना जाता है। भारतीय संगीत का सूत्रपात वैदिक काल से ही हुआ है, क्योंकि जानेंगे सिंधु सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता थी उससे पहले। ठीक है, ये चीज़ें जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है।
और वैदिक काल से ही जो संगीत है, संगीत की स्टार्टिंग होती है। इन वेदों के साथ ही मंत्र गेय हैं, ठीक है, किंतु सामवेद में पूर्णतः संगीतमय है। मतलब कहने का मतलब है कि सामवेद में जो तो पूरी तरीके से चीज़ें बताई गई हैं वो संगीत के बारे में ही बताया गया है। पुराणों और महाकाव्यों का काल, तो जैसे एक महाज्ञानी व्यक्ति थे लंकेश्वर रावण, स्वयं संगीत का एक प्रकांड विद्वान था। उनकी पत्नी थी मंदोदरी, ठीक है, तो ये भी संगीत विद्या की बहुत ही विद्वान व्यक्ति थी, विदुषी व्यक्ति थी। महामुनि वाल्मीकि जो है संगीत विद्या में भी पारंगत थे, ठीक है। रामायण की जहाँ तक बात करते हैं तो रामायण की कथा को उन्होंने सर्वप्रथम लव कुश द्वारा तंत्री व वीणा वादन के साथ गायन कराया था। सुंदरकांड में भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे विपंची वीणा और किष्किंधा कांड में किन्नरी वीणा का उल्लेख हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे पुराणों और महाकाव्यों में जो आपकी चीज़ें हैं, जो संगीत है उसका कहाँ कहाँ चीज़ों संगीत का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखिए पूर्व मध्यकाल की बात कर लेते हैं। तो पूर्व मध्यकाल में यह अवधि 800 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल तक संगीत राज दरबारों में प्रवेश कर गया था और इस काल में प्रमुख ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल में कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई, अब इनको देख लेते हैं। और क्वेश्चन जो बनेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर ओवरऑल में बनेगा कि जैसे प्राचीन भारत था तो संगीत की प्रगति क्या हुई, इसकी उपलब्धियां क्या रहीं, तो ये सारी चीज़ें बतानी है। उत्पत्ति पूछ सकता है, तो इस टाइप से मेंस पे प्रश्न बन सकते हैं संगीत पर, ठीक है। म्यूज़िक पर देखिए नारदकृत संगीत मकरंद, ठीक है। तो नारदकृत संगीत जो है वो मकरंद है। राग रागनी पद्धति का आधार ग्रंथ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। रागों का स्त्री पुरुष और नपुंसक वर्गों में विभाजन सर्वप्रथम इसी पुस्तक में मिलता है। तो जैसे देखिए प्रारंभिक परीक्षा का भी इसमें प्रश्न बन सकता है कि जैसे रागों का स्त्री पुरुष और नपुंसक वर्गों में विभाजन जो है किस पुस्तक में मिलता है, ठीक है, तो मकरंद में मिलता है, ठीक है। जयदेव कृत गीत गोविंद, तो गीत गोविंद जो पुस्तक लिखी गई है वो आपकी जयदेव के द्वारा लिखी गई है और 12वीं शताब्दी में पंडित जयदेव द्वारा लिखित इस पुस्तक में स्वर लिपि रहित संस्कृत में गीतों का संग्रह है। ध्यान रखिएगा, स्वर लिपि रहित मतलब स्वरों के बिना संस्कृत में गीतों का संग्रह किया गया है। अगली चीज़ क्या है, सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर। तो सारंग देव के द्वारा पंडित सारंग देव थे, इन्होंने रचना की थी 12वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, यह ग्रंथ जो है उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों का आधार ग्रंथ माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पूर्व मध्यकाल था उसकी। अब देखिए मध्यकाल की बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए मध्यकाल में यह काल जो है 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें विकास का एकमात्र श्रेय जो है वो सूफी संतों को जाता है। सूफी संतों ने मध्यकाल में ही जो संगीत का औचित्य है उसको सिद्ध किया था, ठीक है। अब देखिए इनमें जो व्यक्ति थे वो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार संगीत आत्मा के लिए पौष्टिक आहार माना जाता है। किसके लिए, आत्मा जो हमारे अंदर होती है तो उसके लिए पौष्टिक आहार क्या होता है, संगीत होता है, ठीक है। संगीत को जो आत्मा है उसका आहार माना जाता है। जब उलेमा ने इसका विरोध किया तो सुल्तान इल्तुतमिश ने संगीत पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया था। उसी समय शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने जब ये चीज़ें करी थी या बताई थी तो उसी समय उलेमाओं ने इनका विरोध किया। तो उस समय बादशाह थे आपके इल्तुतमिश, ठीक है, तो उन्होंने प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। रजिया सुल्तान को भी संगीत से प्रेम था। बलबन भी संगीत का प्रेमी था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी चिश्ती संप्रदाय के प्रति संत सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया से विशेष प्रभावित रहते थे। अमीर खुसरो के बारे में कहा भी जाता है कि उनके दरबार का महान कवि और संगीतज्ञ था। गयासुद्दीन तुगलक की बात कर लेते हैं। तो यह रूढ़िवादी दृष्टिकोण संगीत के लिए घातक सिद्ध हुआ, हाँ ठीक है। और इसने भी जैसे इल्तुतमिश ने जो है आपका प्रतिबंध लगाया, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने भी संगीत पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। अब देखिए मुगल काल की बात कर लेते हैं। तो मुगल काल में अकबर की जहाँ तक बात करते हैं तो अकबर के शासनकाल में संगीत की बहुत उन्नति हुई है। इस युग को संगीत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसी में आईने अकबरी के अनुसार अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ थे। ध्यान रखिएगा 36 जो म्यूजिशियन थे, ठीक है।
इनमें से मालवा के भूतपूर्व राजा बाज बहादुर भी थे। अन्य संगीतक में जो थे वो नायक बैजू, तानतरंग, गोपाल, तानसेन। तानसेन तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, तानसेन ने अनेक रागों की रचना की है। अकबर के समकालीन ही अनेक भक्ति कवि जैसे मीरा दास हैं, मीरा हैं, ठीक है, तुलसीदास हैं, तो ये हैं। और अबुल फजल के अनुसार अकबर को संगीत विद्या का इतना अधिक ज्ञान था कि जितना कि कुशल गवाइये को भी नहीं होगा। तो यह बातें कही जाती हैं अबुल फजल के द्वारा अकबर के लिए कि अकबर बहुत ही ज़्यादा परिपूर्ण था, कुशल था, जो ज्ञान था वो संगीत के बारे में। जहांगीर की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो अपने पिता की तरह जहांगीर को भी संगीत सुनने का बड़ा शौक था। उसने विलियम फिंच की माने तो कई सौ गवैये और नाचने वाले दिन रात हाजिरी में रहते थे, मतलब नाचने गाने वाले अपना कार्यक्रम करते रहते थे जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने स्वयं कई मज़ेदार गीत लिखे हैं, हिंदी में जो है गीत लिखे हैं जहांगीर ने। और जहांगीर के दरबार में बिलास खां, छत्तर खां और मक्यू आदि व्यक्ति थे, संगीतज्ञ थे। इन्हीं के शासनकाल में पंडित सोमदास ने एक कृति लिखी थी, राग विवबोध, ठीक है। तथा पंडित दामोदर दास ने कौन सी रचना की थी? वो संगीत दर्पण की रचना की थी। ठीक है, तो ये जहांगीर के शासनकाल की बात हो गई। अब देखिए शाहजहाँ के शासनकाल की बात कर लेते हैं। तो शाहजहाँ भी देखिए संगीत का प्रेमी था। इसने क्या किया था कि दीवाने खास में मौखिक और वाद्य संगीत प्रतिदिन होता था। ठीक है, एक बार जगन्नाथ के गाने से शाहजहाँ इतना प्रसन्न हुआ कि उसने सोने से उसको तौल दिया और सोना उसे इनाम के तौर पर दे दिया। तो ये कुछ बातें हैं शाहजहाँ के बारे में। ठीक है, अब देखिए आधुनिक काल में संगीत किस तरीके से संगीत का विकास हुआ, उन चीज़ों को जान लेते हैं। तो देखिए आधुनिक काल का जो मतलब टाइम पीरियड माना जाता है तो 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, 18वीं सदी में संगीत और नृत्य की भी उपेक्षा की जाने लगी थी। जैसे कि 18वीं शताब्दी में जो बादशाह थे, जो शासक थे, उन्होंने नृत्य की उपेक्षा की। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 अंतिम मुगल सम्राट था जिसके दरबार में संगीत के प्रोत्साहन और राजश्रय प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद नहीं प्राप्त होता है। जब अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ तो वे दीर्घ काल तक भारतीय संगीत और नृत्य को समझने में असमर्थ रहे। ठीक है, अंग्रेज लोग भारतीय संगीत के महत्व को समझने में असमर्थ रहे। 1813 में पटना के रईस मोहम्मद रजा ने संगीत पर नगमाते आसफ़ी की रचना की थी। तंजौर के राजा एक थे लुज जाजी। ठीक है, 1763 से 1871 इनकी टाइम पीरियड था। इनकी राज्यसभा में संगीतों का खूब आदर सत्कार होता था और वह स्वयं भी, जैसे वह व्यक्ति भी, वह दूसरों को सम्मान देता था प्लस खुद भी एक निपुण संगीतज्ञ होने के कारण संगीतज्ञों के उदार आश्रयदार, मतलब उसने आश्रय भी दिया था संगीतकारों का। ठीक है, लुजलाजी तुललाजी तुल सॉरी नाम भी ऐसा है, तुलजाजी ने स्वयं संगीत पर संगीत सारामृत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। दक्षिण के प्रसिद्ध संगीतज्ञों की में बात करते हैं तो त्यागराज प्रमुख थे। तंजौर के ही रहने वाले थे। 1800 में जन्म हुआ था और 1850 ईस्वी में जो इनका काल है, ठीक है, वो माना जाता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय भाषाओं के साहित्य में नाटकों की बाढ़ सी आ गई और रंगमंच जो है लोकप्रिय होने लगा। ठीक है, फलतः क्या हुआ, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, संगीत और नृत्य के लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ और सर्वप्रथम बंगाल में इस दिशा में प्रगति हुई। राजा सुरेंद्र मोहन की यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक नामक पुस्तक जो है वो उल्लेखनीय रही। ठीक है, ये चीज़ें रही। और क्या चीज़ें हैं आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1900 जो आपका 1990 से आज तक का संगीत है, तो इसमें देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही संगीत की ओर से विशेष ध्यान दिया जाने लगा और संगीत के पुनरुज्जीवन के और प्रचार के लिए अनेक स्थानों पर संगीत समाज, संगीत मंडल जो हैं प्रतिष्ठित किए गए। और इनमें से कलकत्ता का संगीत समाज और बम्बई का ज्ञानोत्तेजक मंडल जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय मंडल जो है विशेष उल्लेखनीय माने जाते हैं। देखिए भारत खंडे जो है, भारत खंडे ने सर्वप्रथम 1915 में महाराजा बड़ौदा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का आयोजन किया था। 1919 में ध्यान रखिएगा भारत में
अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना होती है। अब देखिए कुछ शास्त्रीय संगीत के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के आधार पर प्रयुक्त संगीत जो होता है उसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। इसका विकास जो हुआ है दो भाषाओं में हुआ है, दो धाराओं में हुआ है, हिंदुस्तानी संगीत शैली या पद्धति और कर्नाटक संगीत शैली या पद्धति, दो शैलियों में हुआ है। हिंदुस्तानी संगीत में क्या होता है कि संगीत वादक आलाप का तीव्रता पूर्ण अनुसरण करता है, ठीक है, जिसे जोद कहा जाता है। जबकि कर्नाटक संगीत में क्या है, आलापम तानम का अनुसरण किया जाता है। निबंध जैसे संगीत वह संगीत है जिसमें अर्थपूर्ण शब्द या उपयुक्त सुरों के निश्चित ताल अथवा लय होते हैं। एक निश्चित ताल और लय जो होते हैं वो आपके निबंध संगीत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे हिंदुस्तानी संगीत की गायन शैलियाँ देख लेते हैं। तो देखिए हिंदुस्तानी गायन की संपूर्ण शैलियों को अब हम लोग देखेंगे कि जैसे ध्रुपद है। ध्रुपद जैसे इसका प्राचीनतम संगीत रचना है जो कि उत्तर भारत में 15वीं और 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। इसका विकास जो किया गया वो तानसेन और स्वामी हरिदास, जो कि आंध्र प्रदेश के एक दार्शनिक संत थे, इनके हरिदास में पूर्ण रूपेण परिलक्षित होता, मतलब इनमें दिखाई देता है, दो व्यक्तियों में, तानसेन और स्वामी हरिदास में। धमार क्या होता है, ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं और नाट्य लीला पर आधारित है। मुख्यतः यह रंगों के महान पर्व अथवा त्यौहार होली के समय गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। धमार। ख्याल क्या है, ख्याल उत्तरी भारत में प्रचलित एक सामान्य किंतु संगीत का सर्वोच्च स्तर है। ख्याल शब्द जो है फारसी शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विचार करना या कल्पना करना, ठीक है। ख्याल तीन प्रकार के होते हैं। ख्याल कौन कौन से होते हैं कि जैसे पहला है तराना। तो यह कर्कश प्रकृति का राग होता है। कर्कश मतलब थोड़ा सा मतलब जिसमें आवाज़ आपको चुभती है, ठीक है। इसमें कहीं भी अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं होता है और इसकी संगीतिका में कुछ अक्षर ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। ठुमरी की बात कर लेते हैं। तो इसका संबंध राधा कृष्ण भक्ति संप्रदाय से रहा है। 19वीं शताब्दी में वाजिद अली शाह के ज़माने में ठुमरी बहुत लोकप्रिय हुई थी और इसमें गीत बोलों को आलाप या तान में पिरोकर आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ठुमरी को लखनऊ तथा बनारस घरानों में अधिक गाया जाता है। दादरा की बात कर लेते हैं। तो देखिए दादरा जो है ये शैली बहुत कुछ ठुमरी की ही तरह होती है। इसकी गति जो है अपेक्षाकृत चंचल रहती है और इसके गीत प्रायः है दादरा, ठीक है, गीत प्रायः जो हैं दादरा और कभी कभी कहरवा में निबंध होते हैं, ठीक है, इसी स्वरूप में बनाए जाते हैं। अब अगली चीज़ क्या है, लास्ट है गज़ल, ठीक है। तो अब कर्नाटक शैली जो है वो कल की डेट में हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। गज़ल की बात कर लेते हैं। तो गज़ल देखिए यह क्या है, विषयक होने के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। मिर्ज़ा गालिब को गज़लों का जनक कहा जाता है और यह संगीत में सर्वाधिक लोकप्रिय है और इसी ने अर्थक्षम व्यवसाय का रूप धारण दिया है, ठीक है। तो यह गज़ल जो है, ठीक है, गज़ल के बारे में हो गया। अब कर्नाटक संगीत की गायन जो शैलियाँ हैं उनको हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कल के लेक्चर में यह पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में, ठीक है, आगे के लेक्चर को हम लोग देखेंगे। इसी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2019 और 20 का अलग अलग, तो जो लोग भी जिसमें ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यह नंबर आपकी इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।